Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of chapter 3 from your English supplementary reader Vistas NCERT class 12th. The name of the chapter is Journey to the End of the Earth, written by Teshani Doshi. So dear students, in my previous video, I have already explained about half of the chapter. In this video, I am going to explain the remaining half. There will be thorough translation from English to Hindi, and this is our second and last video of this third chapter. I repeat the name of the chapter, Journey to the End of the Earth, written by Teshani Doshi. तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ तक समझ चुके थे कि लेखिका जो है तेशानी दोषी, ये रशिया के एक शिप से, एकेडमिक शोकलस्की से, जो है अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ की यात्रा करती है, वहाँ जाती है। अंटार्कटिका जो कि दुनिया की कुल बर्फ का 90% हिस्सा, दुनिया की 90% बर्फ जो है अंटार्कटिका में पाई जाती है। तो लेखिका का ऐसा मानना है कि यदि हम अपनी इस प्लेनेट को, अर्थ को, इसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानना चाहें तो अंटार्कटिका इस खोज के लिए सबसे अच्छी जगह है। लेखिका ये भी बताती है कि किस तरह जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फीले जो क्षेत्र हैं हमारे पृथ्वी के, जैसे आर्कटिक है, अंटार्कटिका है, यहाँ की बर्फ पिघल रही है, धीरे धीरे ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं, आइस कैप्स पिघल रहे हैं, ये बताती है लेखक, जिसके लिए ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत हद तक जिम्मेदार है। इसके बाद लेखिका जो है, पिछले पार्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि लेखिका हमें बताती है कि हमारी जो पृथ्वी है, जिसपे आज जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हो गए हैं, ये एक जमाने में दो बड़े बड़े सुपर कॉन्टिनेंट्स के रूप में हुआ करते थे करोड़ों अरबों वर्षों पहले। एक गोंडवाना नाम का सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उससे ही हमारा इंडिया और अमेरिका वगैरह अलग अलग हो गए, उनकी धरती अलग होकर समुद्र पर ड्रिफ्ट करके, खिसक कर, सरक कर अलग अलग जाकर स्थापित हो गए। तो इस वीडियो में हम अब इससे आगे का जो ट्रांसलेशन था वो स्टार्ट कर रहे हैं, और वो शुरू होता है, स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द academic Shokalasky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. लेखिका कहती है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये नाम का एक कार्यक्रम है, यानी बर्फ पर छात्र, इस नाम का एक प्रोग्राम है, जिसके साथ लेखिका कहती है कि मैं एकेडमिक शोकलस्की जहाज पर काम कर रही हूं। ये प्रोग्राम भी बिल्कुल यही उद्देश्य रखता है, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को, दुनिया भर से हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को जो है अंटार्कटिका पर ले जाकर या आर्कटिक पर ले जाकर, पृथ्वी के जो अंतिम छोर हैं वहां ले जाकर दुनिया भर के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को पृथ्वी के अंतिम छोरों पर ले जाकर इनको प्रेरणादायी शैक्षणिक अवसर प्रदान करता है ये कार्यक्रम भी, जिससे कि इन स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी हमारे ग्रह के संदर्भ में ज्यादा नई और बेहतर अंडरस्टैंडिंग, समझ को पालने पोसने, पोषित करने में। इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who would only give back in a limited way. लेखिका कहती है कि ये कार्यक्रम जो है अब 6 वर्षों से चल रहा है। इस कार्यक्रम को चलते हुए 6 वर्ष हो चुके हैं। ये 6 वर्ष आज की तारीख से नहीं है, जब आज मैं आपको ये चैप्टर समझा रहा हूँ, ये जब ये लेखिका ने चैप्टर लिखा था तब की तारीख से कहती है कि 6 वर्ष इस कार्यक्रम को, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम को हो चुके हैं,
और इस कार्यक्रम का जो प्रमुख है, इसकी अध्यक्षता जो है, इसका जो प्रमुख नेतृत्व जो कर रहा है वो व्यक्ति कनाडा देश का नागरिक हैं। उनका नाम है जियोफ ग्रीन, जो कि जो है रिटायर्ड लोगों को, सेवानिवृत्त लोगों को, ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटीज लोगों को और अमीर लोगों को, या फिर क्यूरियोसिटी सीकर्स यानी जिज्ञासा की खोज, जिज्ञासा को शांत करने वाले ऐसी खोजी लोगों को जो है ले जाकर जो है ऊब गया है, थक गया है वो व्यक्ति कैनेडियन जियोफ ग्रीन, जो कि अब चाहता है कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ले जाया जाए जिससे हमारी पृथ्वी के लिए आगे कोई फायदा हो। तो लेखिका का कहना है कि इन लोगों को, ये जियोफ ग्रीन जो है सेलिब्रिटीज को, ख्याति प्राप्त लोगों को, सेवानिवृत्त अमीर लोगों को, जिज्ञासु लोगों को, इनको ले जाकर थक गया है और ये लोग केवल एक लिमिटेड तरीके से बस इसके बदले में मौद्रिक रूप से धन के रूप में पे कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. Students on Ice कार्यक्रम के साथ जियोफ ग्रीन जो है ये पॉलिसी बनाने वालों की भविष्य की पीढ़ी को एक जीवन को बदलने का एक नया एक्सपीरियंस जो है ऑफर करते हैं, पेशकश करते हैं उस उम्र पर जब वो लोग जो है कुछ नया सीखने को, कुछ नया करने को तैयार रहते हैं, कुछ नया अपने अंदर सीखने को या जज्ब करने को, एब्जॉर्ब, सोखने को तैयार रहते हैं और खास तौर पे एक्ट करने को, उसके प्रति कदम उठाने या कर्म करने को तैयार रहते हैं। उन्हें जो है ऐसे लोगों को जो है जीवन बदल देने वाला एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं ये जियोफ ग्रीन इस स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम के साथ मिलकर। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम स्टूडेंट्स ऑन आइस के इतना ज्यादा सफल होने के पीछे कारण ये है कि साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव के इतना निकट जाना और उसकी प्रभाव से, उसकी ठंड से प्रभावित ना होना ये असंभव है। इट इज इजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. लेखिका कहती है कि अपने घरों पर आराम से कंफर्ट जोन में बैठकर, लैटिट्यूड का मतलब होता है देशांतर रेखा या अक्षांश रेखा और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर रेखा, सॉरी, जो है ये लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड जो बोलते हैं अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा को कहते हैं और लॉन्गिट्यूड जो है देशांतर रेखा को कहते हैं। ठीक है, तो अपने अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर, अपने अपने घरों पर आराम के क्षेत्र में, कंफर्ट जोन में बैठ करके जो है ध्रुवीय बर्फ की जो टोपियां हैं, बर्फ के ढेर हैं, आइस कैप्स जो हैं, उनको पिघलते हुए इनका पिघलना, इसमें जो है विरक्ति या दिलचस्पी ना लेना, ये तो आसान है कि ध्रुवों पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे जो है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और आइस कैप्स जो है पिघल रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इन्हें हम अपने घर पर बैठकर अपने कंफर्ट जोन में हो और तब इनके बारे में हम विरक्ति रखें, दिलचस्पी ना लें, ये तो आसान है। लेकिन लेखिका कह रही है, लेकिन जब आप अपनी आंखों से, अपनी आंखों के सामने ग्लेशियर्स को धीरे धीरे पिघलता हुआ या हटता हुआ, कम होता हुआ, या फिर बर्फ की आगे आगे को निकली हुई, उभरी हुई पट्टियों को आप टूट टूट कर ढहते हुए देखेंगे, जब आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक जो गर्मी बढ़ रही है, इसकी समस्या
कितनी वास्तविक है, कितनी बड़ी है। इसीलिए ये प्रोग्राम चलाया स्टूडेंट्स ऑन आइस, ताकि फ्यूचर की जो जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, वो वहां पर शिप से होकर स्वयं जाकर देखें कि किस तरह ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं, आइस शेल्फ्स और आइस कैप्स जो हैं टूट रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसके बारे में वो शायद चिंतित होंगे और शायद आगे की जनरेशन्स इसके लिए कुछ एक्ट करेंगे, कोई काम करेंगे। आगे लेखिका कहती है, अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका जो है अपने बहुत ही सरल पारिस्थितिकी तंत्र और जो है जैव विविधता की कमी के कारण एक सबसे अच्छी जगह है, सबसे पूर्ण उपयुक्त जगह है इस चीज का अध्ययन करने के लिए कि किस प्रकार पर्यावरण में जो छोटे छोटे बदलाव आते हैं वो बड़े बड़े प्रतिक्रिया या बड़े बड़े प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। पर्यावरण में होने वाले छोटे छोटे बदलाव बड़े बड़े प्रभाव लाते हैं। इसका अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका सबसे अच्छी जगह है, अपने सरल पारिस्थितिकी तंत्र के कारण और जैव विविधता की कमी के कारण। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. लेखिका कहती है कि आप उदाहरण के लिए माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन जो है वो है शैवाल होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो है ये माइक्रोस्कोपिक मरीन अलाजे माने शैवाल, समुद्री शैवाल होते हैं। तो लेखिका कहती है कि आप ये माइक्रोस्कोपिक समुद्री शैवाल यानी फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए। ये वो घास है जो समुद्रों के अंदर उगती है और जो है पूरे उत्तरी समुद्री फूड चेन जो है उत्तर पृथ्वी के उत्तर दिशा में पाए जाने वाले समुद्रों की जो पूरी भोजन श्रृंखला है, फूड चेन है, इसको पोषित करते हैं, पालते हैं, पोषित करते हैं, संपोषित करते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन जो घास है, शैवाल हैं ये। These single celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. लेखिका कहती है कि ये सिंगल सेल वाले पौधे, ये सिंगल सेल वाले पौधे फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं ये सूरज की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं कार्बन को आत्मसात करने के लिए और जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक के कृत्रिम उत्पाद करने में इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और उस सबसे महत्वपूर्ण और उस अद्भुत प्रक्रिया के माध्यम से जो प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। साइंटिस्ट्स वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. वैज्ञानिक ये चेतावनी देते हैं कि अगर ओजोन लेयर में, ओजोन परत में आगे और कोई कमी होती है, घटाव या क्षय होता है, तो इससे फाइटोप्लैंक्टन जो है, ये समुद्री शैवाल, ये घास जो पूरे दक्षिणी समुद्र की भोजन श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये फाइटोप्लैंक्टन, इसकी गतिविधियों को प्रभावित करेगा। क्या चीज? ओजोन परत में होने वाली अब और कोई भी कमी ये फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज को प्रभावित करेगा, जिससे बदले में क्या होगा, उस क्षेत्र में रहने वाले पूरे समुद्री जानवर, पक्षी आदि के जीवन
जो है प्रभावित होंगे एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और कार्बन की जो पूरी वैश्विक जो प्रणाली है, चक्र है, ये भी प्रभावित होगा। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफोर फॉर एग्जिस्टेंस। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। देखिए कह रहे हैं कि फाइटोप्लैंक्टन की कहावत में एक अस्तित्व का एक बहुत ही बड़ा महान जो है लक्षण छुपा हुआ है। फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए कही जाने वाली इस कहावत में अस्तित्व का एक बहुत बड़ा लक्षण छुपा हुआ है। वो क्या है कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए और बड़ी चीजें जो हैं अपने स्थान पर सही स्थापित होती चली जाएंगी। बड़ी चीजें अपना स्थान लेती जाएंगी, आप बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। आगे अब जो लेखिका है हमारी तेशानी जोशी, वो अगला जो पार्ट एक्सप्लेन करती है, वॉक ऑन द ओशन, यानी महासागर पर चलना। तो वो अंटार्कटिक जो महासागर है वो जमा हुआ रहता है, उस पर बर्फ बहुत ठोस जमी रहती है, तो उस पर चल सकते हैं। माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, बट द बेस्ट अकर्ड just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south। लेखिका कहती है कि मेरी अंटार्कटिका का जो अनुभव है वो पूरी तरह से इसी प्रकार के अनुभूति, एहसास या खोज या खुलासे से भरा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा अनुभूति या एहसास बिल्कुल ठीक तब हुआ जब हम 65.55 डिग्री दक्षिण की तरफ अंटार्कटिक सर्किल, यानी जहां पे अंटार्कटिक महासागर आने लगता है, तो उसकी पूरी गोलाई का क्षेत्र, कि उस पूरी गोलाई जिसके अंदर अंटार्कटिक महासागर बसा हुआ है वो बहुत बड़ी है, बहुत विशाल। तो अंटार्कटिक सर्किल के अंदर जब उन्होंने प्रवेश किया, बस उसमें प्रवेश करते ही सबसे ज्यादा बेहतरीन अनुभव जो है वो उजागर हुआ, वो उनके सामने खड़ा उत्पन्न हो उठा। द शोकलस्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक व्हाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। लेखिका कहती है कि उनका जहाज जो था रशिया का एकेडमिक शोकलस्की, वो जब अंटार्कटिक सर्किल में घुसा तो पेनिनसुला का मतलब है कि जल से घिरा हुआ भूभाग, ऐसा जमीनी क्षेत्र जो पानी से घिरा हुआ हो। तो पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच वो जो है दूर दूर तक फैली हुई बहुत थिक मोटी बर्फ की परतों, समुद्र जो कि बर्फ के रूप में ठोस जमा हुआ था, उसके अंदर धस गया। उसको बर्फ को चीरता हुआ, उसमें से घुसता हुआ, उसमें धंसता हुआ धीरे धीरे चलने लगा, और जहाज बर्फ बहुत ज्यादा हैवी बर्फ में फंसने के कारण ज्यादा नहीं चल पा रहा था। उस हैवी बर्फ ने जहाज को आगे बढ़ने से रोका। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। जहाज के कैप्टन ने ये फैसला लिया कि हम जहाज को पलटाएं और पीछे बैक में उत्तर की तरफ जहाज को मोड़ें, उत्तर की तरफ जाएं। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करते, हम सबको निर्देश दिया गया कि वो गैंग प्लैंक माने वो लकड़ी के जहाज से उतरने वाले चौड़े चौड़े फट्टे, उनसे नीचे उतरकर समुद्र पर जो कि जमा हुआ था, ठोस धरती की तरह जमा हुआ था, उस पर वॉक करें, उस पर चलें। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever। लेखिका कहती है तो फिर हम सारे उस जहाज पर आए 52 लोग, 52 पीपुल, ये जो है वाटरप्रूफ और सभी प्रकार के मौसम में पहने जाने वाली
जैकेट्स में सजे धजे और चमकती हुई सी, चमचमाती हुई सी गोरटेक्स, ये वाटरप्रूफ जैकेट्स होती हैं जो सभी मौसम्स में पहनी जाती हैं। इन जैकेट्स में सजे धजे हम लोग नीचे उतरे और बिल्कुल पूर्णतः सफेदी बर्फ की, जो कि दूर दूर तक फैली हुई थी, उस पर वॉक करने लगी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर। लेखिका कहती है कि हमारे पैरों के नीचे लगभग 1 मीटर यानी कि तकरीबन 3-3.5 फुट चौड़ी 1 मीटर ठोस बर्फ हमारे पैरों के नीचे जमी हुई थी। और उस 1 मीटर ठोस बर्फ के नीचे 180 मीटर की गहराई तक जो है पानी, बिल्कुल साफ समुद्र का पानी, खारा नमकीन पानी वो था। इन द पेरीफेरी crabiter seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree। लेखिका कहती है कि उस गोलार्ध में, उस गोलाई वाले क्षेत्र में, यानी अंटार्कटिका सर्कल के उस क्षेत्र में जो है केकड़े खाने वाली सील मछलियां, सील जो है ऊद बिलाव टाइप की प्रजाति का जानवर होता है, ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। तो क्रैब ईटर सील्स, क्रैब ईटर यानी केकड़े खाने वाले सील जो थे वो जो है बर्फ की चौड़े चौड़े मैदान पर, वो तो समुद्र था तो वो ठोस जम के बर्फ के मैदान जैसा दिख रहा था, बर्फ के चौड़े चौड़े मैदान पर दूर दूर आराम से पड़े हुए, यहां वहां पड़े हुए धूप सेक रहे थे। बर्फ की शीट्स पर पड़े पड़े धूप सेक रहे थे। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे किसी बरगद के पेड़ के नीचे कोई आवारा कुत्ते बड़े आराम से हाथ पैर फैला के जो है फैल पसर के लेटे होते हैं, वैसे वो क्रैब ईटर सील्स जो है बर्फ की शीट्स पर फैल पसर के लेटे हुए थे, धूप सेक रहे थे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। लेखिका कहती है कि वहां जो कोई भी चीज जो वास्तव में वहां जिस चीज का भी जो नाता था वो और कुछ नहीं, बस एक प्रकार का एक छोटा प्रकटीकरण था। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर, आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑफ अवर प्लेनेट। लेखिका कहती है कि वापस आने पर, लेखिका कहती है कि वापस लौटने पर 9 समय के क्षेत्र, 6 चेक पॉइंट्स, जांच वाले नाके, 3 पानी के बड़े बड़े क्षेत्र और कई सारे जो है इकोस्फीयर्स माने पारिस्थितिकी मंडल, पारिस्थितिकी क्षेत्र बाद में जो है। तो लेखिका कहती है कि मैं अभी भी ये आश्चर्य कर रही थी कि हमारे ग्रह का जो है अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑफ आवर प्लेनेट, कि हमारे ग्रह पृथ्वी के इस खेल में ब्यूटी ऑफ बैलेंस की सुंदरता का कितना बैलेंस है, तालमेल है हमारे इस ग्रह में। लेखिका अभी भी आश्चर्य कर रही थी कि किस प्रकार बैलेंस है ब्यूटी का। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। लेखिका कहती है कि कैसा हो जाए अगर अंटार्कटिका, जो कि बहुत करोड़ों अरबों वर्षों पहले एक गर्म जगह हुआ करता था, आज की तरह ठंडी जगह नहीं होता था, अंटार्कटिका बहुत सदियों पहले, करोड़ों वर्षों पहले एक गर्म जगह होता था, अगर दोबारा से अंटार्कटिका वैसा ही गर्म जगह हो जाए तो क्या हो, तो कैसा हो। विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वूली राइनोज। लेखिका कहती है तो तब क्या हम उसे देखने घूमने जाएंगे, या फिर हम लोग भी बिल्कुल उसी रास्ते वैसे ही चले जाएंगे, हम लोग भी वैसे ही विलुप्त हो जाएंगे जैसे डायनासोर्स और मैमथ्स, जो है हाथी से भी बड़े आकार का एक जीव हुआ करता था, हाथी जैसा दिखने वाला, करोड़ों वर्षों पहले विलुप्त हो गए मैमथ्स
या फिर ऊन वाले जो गेंडे, हम भी ऐसे विलुप्त हो चुके जीवों की तरह हम भी हो जाएंगे? हु इज टू से, लेखिका कहती है कौन जाने, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. लेखिका कहती है कि एक किशोर युवक युवतियों के झुंड के साथ 2 सप्ताह अंटार्कटिका पर बिताने के बाद, ऐसे किशोरों के साथ समय 2 सप्ताह का समय बिताने के साथ जिन लोगों में हमारी पृथ्वी को बचाने का आदर्शवाद अभी भी जिन लोगों में है, मैं ऐसे नौजवानों के साथ समय बिताने के साथ मैं जो कुछ भी कह सकती हूँ वो बस इतना ही कह सकती हूँ कि अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर। कहती है कि लाखों वर्षों में बहुत कुछ घटित हो सकता है, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। लेकिन जब लाखों वर्षों में बहुत कुछ घटित हो सकता है तो एक अकेले दिन से क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर आकर लेखिका जो है चैप्टर को समाप्त करती है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंतिम छोर तक की यात्रा, तिशानी दोषी के द्वारा लिखा गया चैप्टर था। तो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.